नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। आने वाले 2 महीने दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन 2 महीनों में कोरोना के खिलाफ वैक्सीन का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव आएगा। इन 2 महीनों के माहौल से ही तय होगा कि अमेरिका पर कौन राज करेगा। अमेरिका के चुनावी नतीजे ही आने वाले महीनों में चीन, पश्चिम एशिया और यूरोप के भविष्य की दिशा तय करेंगे। और इसी सरगर्मी के बीच कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो दुनिया के समीकरणों को बदलने के लिए काफी हैं। इन्हीं में से एक है संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई और इजराइल के बीच हुआ ऐतिहासिक समझौता। इस समझौते ने पूरी इस्लामिक वर्ल्ड की सियासत को बदल कर रख दिया है। ट्रंप इसे अपने विदेशी नीतियों की कामयाबी के तौर पर प्रचारित कर रहे हैं और मुस्लिम मुल्कों का एक धड़ा इसे विश्वासघात का नाम दे चुका है। वहीं इस्लामिक वर्ल्ड की ताकत का रौब दिखाने वाले पाकिस्तान जैसे मुल्क गहरे सदमे में हैं। दूसरी तरफ चीन इसमें अपने लिए एक अवसर देख रहा है। अमेरिका के खिलाफ खड़े मुस्लिम मुल्कों पर चीन नजर गड़ाए हुए है। तो क्या वाकई में मुस्लिम मुल्कों की एकजुटता टूट चुकी है? क्या अब दुनिया के तमाम मुस्लिम मुल्कों के हुक्मरानों की सियासत में मजहब का असर कम होगा, या फिर आर्थिक हालात सुधरते ही वही पुरानी सियासत लौट आएगी? आज के इस कार्यक्रम में इन सब बातों के अलावा मैं ये भी बताऊंगी कि अरब इजराइल दोस्ती का हिंदुस्तान पर क्या असर पड़ने वाला है। – 2020 का साल इतिहास में गाढ़े अक्षरों के साथ कई सदियों तक अलग ही नजर आएगा। इस साल की एक ऐतिहासिक तारीख है 13 अगस्त 2020। इस दिन एक ऐसा समझौता हुआ जिसने दुनिया के 3 आधुनिक राष्ट्रों को एक साथ आगे बढ़ने का एक रास्ता दिखा दिया। समझौता सियासी था, लेकिन समझौते की जड़ में मजहब थे। इसलिए समझौते का नाम रखा गया अब्राहम अवॉर्ड। इसे इब्राहिमी रजामंदी इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें यहूदी धर्म को मानने वाला इजराइल, इस्लाम को मानने वाला यूनाइटेड अरब अमीरात और ईसाई बहुल अमेरिका ने हाथ मिलाए। ईसाईयत, इस्लाम और यहूदी तीनों इब्राहिमी धर्म हैं। तीनों इब्राहिम को ईश्वर का पैगंबर मानते हैं और तीनों धर्म न जाने कितने सालों से अपनी सत्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं। असल लड़ाई यहूदियों और ईसाइयों की थी, लेकिन जमीन के झगड़े ने और एक यहूदी देश स्थापित करने की राजनीति ने यहूदी और मुसलमानों को पक्का दुश्मन बना दिया। तो फिर साल 2020 में ऐसा क्या हुआ कि एक बड़ा मुस्लिम राष्ट्र यूएई और दुनिया के अकेले यहूदी मुल्क इजराइल गले मिल गए। दोनों के गिले शिकवे दूर हो गए। चौंकाने वाली बात तो यह है कि इस समझौते की घोषणा मध्य पूर्व में नहीं हुई, बल्कि खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने समझौते का ऐलान किया। I hosted a very special call with 2 friends, Prime Minister Benjamin Netanyahu of Israel and Crown Prince Mohammed bin Zayed of the United Arab Emirates, where they agreed to finalize a historical peace agreement. Everybody said this would be impossible. शायद ही किसी ने सोचा होगा कि इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात में इस तरह से शांति समझौता होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। करार के मुताबिक इजराइल वेस्ट बैंक के इलाकों में अपने कब्जे की नीति को रोक देगा। वहीं यूएई ने करार के मुताबिक इजराइल के साथ राजनयिक रिश्तों को बहाल करने की औपचारिक शुरुआत कर दी है। इजराइल और यूएई के बीच पहली कमर्शियल फ्लाइट पर भी मुहर लग चुकी है।
पिछले हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से हुए यूएई और इजराइल के बीच समझौते ने पूरे न सिर्फ मुस्लिम विश्व की, न सिर्फ मुस्लिम समाज की, बल्कि पूरे संसार की कूटनीतिक समीकरण को एक अलग तरह से बदल दिया है। अब एक तरह से इजराइल को यूएई से मान्यता मिलने के बाद ये उम्मीद की जा रही है कि और भी देशों से मान्यता मिलेगी। इजराइल की ओर से वेस्ट बैंक पर लाखों यहूदियों को बसाया जा चुका है। इसी हिस्से में 20 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी भी रहते हैं। पूर्वी यरूशलेम और गाजा पट्टी के साथ वेस्ट बैंक पर फिलिस्तीन अपना दावा करता आ रहा है। इजराइल वेस्ट बैंक में लाखों यहूदियों को बसाकर इस इलाके को अपने कब्जे में लेना चाहता था, लेकिन इस डील से एक झटके में अरब वर्ल्ड का समीकरण और कूटनीति इधर से उधर हो गई। मेरा मानना है कि सॉल्यूशन जो गल्फ का प्रॉब्लम है वो इसी से निकल सकता है कि 2 स्टेट वो इम्प्लीमेंट किया जाए, 2 स्टेट्स, एक पैलेस्टीन का, एक इजराइल का। और ये यूएई और सारे खाड़ी के देश भी यही चाहते हैं कि यहाँ पीस हो ताकि आगे डेवलपमेंट और बढ़ सके। मुस्लिम वर्ल्ड के ज्यादातर देशों में दलील दी जा रही है कि यूएई और इजराइल के शांति समझौते से फिलिस्तीन मूवमेंट कमजोर पड़ जाएगा। ईरान और टर्की की पकड़ इलाके में कमजोर होगी। कोई अरब मुल्क में, कोई इस्लामिक मुल्क में पूरा पक्का मुसलमान है नहीं, सबसे पहले। और सबसे बड़ी का प्रॉब्लम ये हमारे चैलेंज है, वो कोई डेमोक्रेसी बिल्कुल है नहीं किसी को। मतलब देयर इज नॉट अ फुल डेमोक्रेटिक सेटअप इन एनी ऑफ द अरब कंट्री और इस्लामिक वर्ल्ड। ईरान और टर्की ने भी यूएई पर फिलिस्तीन से वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। कोई इस कदम को मुस्लिमों की पीठ पर खंजर मारना बता रहा है, कोई गद्दारी करार दे रहा है, तो मिस्र, जॉर्डन और ओमान जैसे देश इजराइल यूएई के बीच डील का स्वागत कर रहे हैं। माना जा रहा है कि इस करार से यूएई को अमेरिका में अपनी बेहतर छवि बनाने में मदद मिलेगी, जो यमन युद्ध के बाद खराब हो गई थी। यूएई को उम्मीद है कि उसे अमेरिका से F-35 फाइटर जेट भी मिलेंगे, जिसकी मांग बहुत पहले से कर रहा है। बहुत से अरब लीडर्स जो हैं वो सोचते हैं कि इसको हम अगर इसको छोड़ दें, इसको अबंडन कर दें और आगे बढ़ें और इजराइल के साथ संबंध बना दें, उससे उन्हें इकोनॉमिक बेनिफिट होगा और उनको, उनकी रिजीम्स को सिक्योरिटी भी मिलेगी। इस समझौते में अमेरिका भी अपना बड़ा फायदा देख रहा है। नवंबर में होने वाले अमेरिकी चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप इजराइल यूएई डील को अपनी बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश करेंगे। इसके जरिए ट्रंप एक बार फिर यहूदी और इवेंजलिकल्स समुदाय के वोट बैंक में चुंबक लगाने की बड़ी कोशिश करेंगे। अमेरिका में इवेंजलिस्ट से जुड़े ईसाइयों की तादाद 9 करोड़ है। इस समुदाय ने 2016 में भी ट्रंप की शानदार जीत में बड़ी भूमिका निभाई थी। इतना ही नहीं, मिडिल ईस्ट में कई मोर्चों पर उलझी अमेरिकी फौज की भी वहां से निकलने की राह खुल सकेगी। तत्कालिक नफा नुकसान से इतर इस ऐतिहासिक करार को मध्य पूर्व क्षेत्र में शांति की दिशा में बड़े कदम के तौर पर देखा जा रहा है। लोगों को लगता है कि एक धर्म की वजह से सारे मुस्लिम मुल्क एक साथ जुड़े हुए हैं, या ये कहें कि एक ही हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और है। मुस्लिम देशों के बीच चली लड़ाइयों का लंबा इतिहास है और कई बार इसका फायदा किसी गैर मुस्लिम महाशक्ति ने उठाया है। खेल अब भी वही है। मुस्लिम मुल्कों की सियासत के 2 धड़े हैं। इनमें एक तरफ खाड़ी के वो देश हैं जो खानदानी बादशाहत में चल रहे हैं। इनमें इजराइल के आसपास के 6 अरब मुल्क हैं, जिनमें यूएई भी है और सऊदी अरब भी। दूसरी तरफ पैन इस्लाम के एक सीमाहीन विचार से जुड़े मुल्क हैं, जिसकी एक समय में इजिप्ट के मुस्लिम ब्रदरहुड ने वकालत की थी। अरब मुल्कों के शहजादों को यह विचार नागवार गुजरता है, क्योंकि यह उनकी सत्ता को चुनौती देता है। यही वजह है कि टर्की की इस्लामिक सत्ता भी अरब मुल्कों की आंखों में खटकती है। इन सब के बीच ईरान जैसा शिया बहुल ताकतवर मुल्क है,
जो सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों के लिए हमेशा खतरा रहता है। एटमी ताकत की वजह से इजराइल भी ईरान से खतरा महसूस करता है। इराक में सद्दाम हुसैन के खात्मे के बाद ईरान ने अपने हथियार बंद गुटों के जरिए इराक, सीरिया, लेबनान और यमन में अपने पैर जमा लिए हैं। हाल ही में बेरूत में हुए भयंकर धमाके ने ईरान को एक बार फिर मुस्लिम वर्ल्ड में ही शक के घेरे में खड़ा कर दिया है। शायद ये ईरान का ही डर है कि यूएई अमेरिका की मदद से इजराइल के करीब जा पहुंचा है। लेबनान की राजधानी बेरूत में हुए धमाकों की गूंज करीब 150 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। वो तारीख थी 4 अगस्त 2020। खूबसूरत बेरूत मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। इन धमाकों में करीब 180 लोग मारे गए, 6000 से ज्यादा जख्मी हुए। पूरा मुस्लिम वर्ल्ड सन्न रह गया। शक की सुई गई ईरान की ओर। धमाकों के ईरान कनेक्शन तलाशे जाने लगे। अमेरिका भी तुरंत लेबनान में राहत बचाव के काम में जुट गया। तो ईरान ने भी बिना लाग लपेट के कह दिया, बेरूत विस्फोट का फायदा उठाकर पश्चिमी देशों को इस छोटे से अरब देश पर अपनी नीतियां थोपना नहीं चाहिए। देखिए, बेरूत में जो ब्लास्ट हुआ था उसके बारे में ईरान को कटघरे में खड़ा करना थोड़ा बेतुका लगता है, क्योंकि ये ब्लास्ट हुआ था वहाँ के बंदरगाह में, बेरूत के बंदरगाह में, एक वेयर हाउस में, जहाँ पर एक जहाज 7 साल पहले स्ट्रैंडेड हो गया था। अब ये विस्फोट हिजबुल्ला ने किया, जो कि पैलेस्टीन के समर्थक हैं, या टर्की जिसका समर्थक है, या ये अपने आप किसी गलती से हुआ, ये अभी पता नहीं लगा। लेकिन ईरान को इस मामले में फंसाया जा रहा है। आज की तारीख में मुस्लिम वर्ल्ड के देश 3 हिस्सों में बटे हुए हैं, जिनमें एक दूसरे पर बढ़त की होड़ लगी है। टर्की, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान। आज की तारीख में इस्लामिक देशों की सबसे बड़ी छतरी का नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन। इसमें 57 देश हैं। उसमें भी एशिया के 27 देश। बदली विश्व व्यवस्था में फिलिस्तीन के मुद्दे पर OIC का 2 फाड़ होना लगभग तय है। अब यह समझना जरूरी है कि टर्की, संयुक्त अरब और ईरान के बीच तनातनी क्यों है। सऊदी अरेबिया, टर्की और ईरान तीनों ही गल्फ में, अरब वर्ल्ड में अपनी सुप्रीमेसी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पास स्ट्रगल चल रहा है उनके आपस में और अपने कैंप्स बना रहे हैं वो। लेकिन ये सब कहाँ लीड करेगा, ये इट बी इंटरेस्टिंग टू सी कि कैसे सब हो रहा है, क्योंकि सब अपनी कंट्रीज का हित, अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं और वर्ल्ड के साथ डील कर रहे हैं। टर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोआन हमेशा अपने मुल्क को इतिहास के झरोखे में देखते हैं। उनके दिमाग में विशाल ओटोमन साम्राज्य का नक्शा घूमता रहता है। अर्दोआन की सोच है कि सिर्फ टर्की ही इस्लामिक दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। ऐसे में अर्दोआन सऊदी के वर्चस्व वाले OIC के समानांतर एक नई छतरी तानने के लिए पूरी ताकत झोंके हुए हैं। वहीं सऊदी अरब को लगता है कि हाउस ऑफ सऊद के नियंत्रण में इस्लामिक पवित्र स्थल मक्का और मदीना है। ऐसे में इस्लामिक दुनिया का नेतृत्व वही कर सकता है। सऊदी अरब को अमेरिका का भी समर्थन हासिल है। इस्लामिक वर्ल्ड का तीसरा बड़ा खिलाड़ी है ईरान, जहां शिया मुसलमान है। ईरान जानता है कि सुन्नी वर्चस्व वाले इस्लामिक दुनिया का वो नेतृत्व नहीं कर सकता, लेकिन ईरान सीधे अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देता आ रहा है। इस्लामिक दुनिया के छोटे छोटे देशों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से पाला चुन रखा है। मिडिल ईस्ट में इजराइल तकनीकी रूप से सबसे विकसित देश है। उसके पास फौजी ताकत है और अरब मुल्कों के पास पैसा है। ये बात और है कि दुनिया में छाई आर्थिक मंदी ने अरब के पेट्रो डॉलर को भी कमजोर किया है। लेकिन अरब देशों के शहजादों की नई नस्ल एक नया सपना देख रही है।
इस सपने में अमेरिका उनके करीब है। इजराइल से समझौता होने से पहले ही अरब देशों ने इजराइल से तकनीकी सौदे शुरू कर दिए थे। अरब के शेख अब तेल के कारोबार से आगे देखने लगे हैं। साइबर सर्विसेज, डिफेंस, स्पेस टेक्नोलॉजी और हेल्थ की तरफ उनकी दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। यूएई पहला अरब देश बना है जिसने चंद्रमा पर अपना मिशन भेजा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर और सऊदी अरब के शहजादे मोहम्मद बिन सलमान की दोस्ती से दोनों देश बेहद करीब आ चुके हैं। जेरेड खुद यहूदी हैं और ट्रंप प्रशासन का मध्य पूर्व का काम वही देखते हैं। नए जमाने के अर्थशास्त्र, फौजी ताकत और चरमपंथी इस्लाम के डर ने अरब मुल्कों का एक ऐसा क्लब तैयार कर लिया है जिसमें अमेरिका और इजराइल बहुत महत्वपूर्ण हो चुके हैं। दुनिया में तेल उत्पादन के मामले में अमेरिका पहले पायदान पर काबिज है, दूसरे नंबर पर रूस है और तीसरे नंबर पर सऊदी अरब। रोजाना अमेरिका 108.79 लाख बैरल, रूस 87.88 लाख बैरल और सऊदी अरब 75 लाख बैरल तेल का उत्पादन करते हैं। सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था की गाड़ी बहुत हद तक तेल के भरोसे चलती है। कोरोना काल में तेल की मांग में भारी गिरावट से सऊदी अरब की आर्थिक स्थिति हिचकोले खाने लगी। इस साल जून में सऊदी का तेल निर्यात रोजाना 50 लाख बैरल से भी नीचे चला गया। सऊदी अरब की सरकारी कंपनी अरामको की कमाई में साल की दूसरी तिमाही में 73% की गिरावट दर्ज की गई। जब से ये कोविड की परेशानी शुरू हुई मार्च अप्रैल से तेल की कीमतें गिर गई क्योंकि आधे से ज़्यादा आउटपुट कम हो गया है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम हो गया है। उससे तेल की आमदनी जो थी इन लोगों को खाड़ी के देशों में आधे से ज़्यादा कम हो गई, जो कि अरबों रुपए, अरबों डॉलर इनको मिलती थी। इससे उनकी अर्थव्यवस्था ठप हो गई है और वो इंटरनेशनल मार्केट में कर्ज ले रहे हैं। ऐसे में घाटे से उबरने के लिए सऊदी सरकार को वैट 5% से बढ़ाकर 15% करना पड़ा। कर्मचारियों के दिए जाने वाले कई तरह के भत्ते रोकने पड़ गए। सभी अहम प्रोजेक्ट पर ब्रेक लगाना पड़ा। सऊदी अरब के जैसा ही हाल मिडिल ईस्ट के कई दूसरे देशों का भी है। दुनिया भर के कच्चे तेल का 40% उत्पादन ओपेक देश यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज करते हैं। ईरान, इराक, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात में भी तेल का अकूत भंडार है। इनकी अर्थव्यवस्था की गाड़ी खींचने में तेल की बड़ी भूमिका है। तेल में फिसलन को पहले ही भांपते हुए सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस सलमान ने राह बदलनी शुरू कर दी थी। सऊदी किंगडम लाल सागर के किनारों से जुड़े 50 से ज्यादा आइलैंड को पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करने 2450 वर्ग किलोमीटर का अल फैसलयाह प्रोजेक्ट रियाद में सबसे बड़ी मनोरंजन, खेल, सांस्कृतिक सिटी का निर्माण की तैयारी है। बदली फिजा में सऊदी अरब लगातार तेल पर मुल्क की निर्भरता कम करने में जुटा है, तो तेल के फिसलन से बेहाल मिडिल ईस्ट के ज्यादातर देश अब कमाई के लिए दूसरे विकल्पों की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसमें अमेरिका और इजराइल अहम किरदार निभा सकते हैं। कश्मीर मुद्दे पर समर्थन जुटाने के लिए पाकिस्तान, सऊदी अरब, ईरान और टर्की तीनों को साधने की कोशिशों में लगातार लगा रहता है। मुस्लिम वर्ल्ड में तनातनी का फायदा उठाने से भी पाकिस्तान को परहेज नहीं। किसी से कूटनीतिक समर्थन लेता है तो किसी से आर्थिक मदद, कभी डॉलर के रूप में तो कभी डीजल और पेट्रोल के रूप में। लेकिन कश्मीर मसले पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी का दांव उल्टा पड़ गया। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान पर ऐसा भड़के कि आर्थिक मदद तक रोक दी। ऐसे में सऊदी अरब को मनाने के लिए प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज अहमद को रियाद भेजा।
लेकिन क्राउन प्रिंस इतने नाराज थे कि बाजवा को मिलने के लिए वक्त तक नहीं दिया। संभवतः पहली बार पाकिस्तान को इस्लामिक वर्ल्ड में संतुलन साधने में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मर्तबा फिर ओआईसी की लीडरशिप में मोतबाना गुजारिश करूंगा, काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर का इजलास अगर आप ये नहीं बुला सकते तो फिर मजबूरन मैं अपने वजीर आजम से कहूंगा कि वो मुस्लिम ममालिक जो कश्मीर के इशू पर हमारे साथ खड़े होना चाहते हैं और कश्मीरी मजलूमों का साथ देना चाहते हैं, उनका इजलास बुला दे, चाहे वो ओआईसी के फोरम पर हो या ना हो। इधर पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने बयान दिया, उधर सऊदी अरब पेट्रोल की आग की तरह भड़क गया। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जब 2019 में पाकिस्तान आए तो आओ भगत में इमरान खान ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। बदले में सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 3 अरब अमेरिकी डॉलर देने का फैसला किया। तेल मुहैया कराने में 3.2 अरब डॉलर की रियायत दी। लेकिन जब सऊदी वर्चस्व वाले OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन से अलग जाकर पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दा उठाने की बात की तो सऊदी अरब ने कड़ा रुख अपनाया। पाकिस्तान को दी जाने वाली आर्थिक मदद पर रोक लगा दी। पाकिस्तान की विदेश नीति पर पैनी नजर रखने वाले लाहौर के तैमूर बंदे का मानना है कि एक दिन में सऊदी अरब से रिश्ते खत्म नहीं होंगे। सऊदी अरेबिया पाकिस्तान का एक बहुत ही पुराना रिलेशनशिप रहा है, ऑब्वियसली म्यूचुअली बेनिफिशियल रहा है, जहां पाकिस्तान को सऊदी ऑयल फैसिलिटी लोन्स मिले हैं, वहां पाकिस्तान ने मिलिटरीली सऊदी अरेबिया को बहुत ज़्यादा सपोर्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड की है। बहुत बड़ी पाकिस्तानी लेबर फोर्स सऊदी अरेबिया में काम भी करती है। ओवरनाइट ये रिलेशनशिप ख़त्म नहीं होगा, मगर इसमें शिफ्ट ज़रूर आ सकता है। इसमें ऊंच नीच पहले भी आई है, पहली दफ़ा नहीं है कि थोड़ी बहुत कोल्डनेस चल रही है। बड़ी ताकतों में टकराव के बीच मतलब साधना हमेशा से ही पाकिस्तान की विदेश नीति का हिस्सा रहा है। इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरानों को अच्छी तरह पता है कि सऊदी अरब, टर्की और ईरान में वर्चस्व की जंग चल रही है। सऊदी अरब को लगता है कि पाकिस्तान के भीतर खाने सेटिंग उस गुट से हो चुकी है जो इस्लामिक वर्ल्ड में उसके वर्चस्व को चुनौती देने की कोशिशों में लगातार जुटा हुआ है। दुनिया के कई मंचों पर पाकिस्तान को टर्की का भी साथ मिल रहा है। खासकर FATF में टर्की पाकिस्तान का बचाव करता आया है। पाकिस्तान टर्की के राजनयिक वुल्कान बोजकीर को भी साधने लगा है, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के अगले अध्यक्ष होंगे। मतलब टर्की कनेक्शन में इमरान संयुक्त राष्ट्र में भी सेटिंग करने के लिए गोटियां चल रहे हैं। मुस्लिम वर्ल्ड में चल रही हर हलचल पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बाज की तरह नजर गड़ाए हुए हैं। पाकिस्तान पहले से ही चीन की गोद में बैठा हुआ है। मुस्लिम वर्ल्ड के एक बड़े घटक ईरान को अपने साथ मिलाने के लिए चीन ने ईरान के साथ एक बड़ा करार किया है। बीजिंग और तेहरान के बीच 400 अरब डॉलर की महाडील हुई है। इस करार के तहत चीन को 25 साल तक सस्ता कच्चा तेल मिलेगा तो ईरान को घातक हथियार बनाने और विकसित करने में चीनी मदद। मतलब चीन ने अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन को डॉलर के दम पर अपने साथ मिला लिया है। ईरान और चीन के बीच 400 अरब डॉलर की डील ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, खासकर अमेरिका को। चीन के वर्चस्व को लगातार चुनौती दे रहे राष्ट्रपति ट्रंप के लिए यह डील 10,000 वोल्ट के झटके जैसी रही। वो ये सोच रहा है कि क्योंकि अमेरिकन जो है वहां से विड्रॉ कर रहे हैं तो वो अपना एक बड़ा रोल वहां पे देख रहा है और वो ईरान के माध्यम से पूरे क्षेत्र में अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। ईरान के चाबहार बंदरगाह को चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर का हिस्सा बनवाने में इस्लामाबाद ने बड़ी भूमिका निभाई। पहले चाबहार रेलवे प्रोजेक्ट भारत के सहयोग से चल रहा था, लेकिन चीन से हाथ मिलाते ही ईरान ने रक्षा और आर्थिक महत्व वाले इस प्रोजेक्ट से भारत को किनारे कर दिया।
चीन के कर्ज तले दबे पाकिस्तान के हुक्मरान शी जिनपिंग की आंखों की पुतलियों की भाषा पढ़ने में माहिर हो चुके हैं। वो जानते हैं कि जिनपिंग की आंखों में दुनिया का सिकंदर बनने का सपना पल रहा है। ऐसे में पाकिस्तान ने अमेरिका के धुर विरोधी ईरान को CPEC में जोड़ने का दांव चल दिया। इमरान खान ये भी अच्छी तरह जानते थे कि ईरान को आर्थिक मदद पहुंचाने वाली कोई भी डील अमेरिका को पसंद नहीं आएगी, और अमेरिका को जो पसंद नहीं आएगा वो भला सऊदी अरब को कैसे पसंद आएगा। पाकिस्तान को इमीडिएटली तो तेल की भी ज़रूरत शायद उनकी पूरी नहीं होगी अगर वो गल्फ के देशों को नाराज कर लेगा, क्योंकि अगर ईरान को भी नाराज करता है तो भी वहाँ मुश्किल होगी। अमेरिका के खिलाफ ईरान ने चीन का पाला चुन लिया। इससे ईरान के साथ खड़े मुस्लिम देशों के भी चीन की छतरी के नीचे आने की संभावना बढ़ गई है। मतलब चीन के पाले में मुस्लिम वर्ल्ड के देशों को जोड़ने में अब शिया बहुल ईरान और सुन्नी बहुल पाकिस्तान दोनों का मददगार साबित होना तय है। कूटनीति में वक्त के साथ रिश्ते बदलते रहते हैं। एक दौर वो भी था जब भारत में तेल का मुख्य सप्लायर ईरान हुआ करता था, लेकिन अमेरिकी दबावों की वजह से दिल्ली को तेहरान से तेल का आयात बंद करना पड़ा। बदली कूटनीतिक फिजा में चीन की ईरान में मौजूदगी नई चुनौतियां लेकर आई हैं। भारतीय निवेश के लिए ईरान में मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। भारत की अफगानिस्तान के रास्ते चाबहार तक पहुंचने की उम्मीदों को झटका लगना तय माना जा रहा है। सऊदी अरब ने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान को तगड़ा झटका देकर इमरान सरकार के होश ठिकाने ला दिए हैं। अब मुस्लिम वर्ल्ड में किसी भी मंच पर कश्मीर का मुद्दा उठाने से पहले पाकिस्तान को 100 बार सोचना पड़ेगा। आज की तारीख में UAE और इजराइल दोनों ही भारत के प्रमुख स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। मुस्लिम वर्ल्ड के ज्यादातर देश दिल्ली के साथ बेहतर रिश्तों में अपने मुल्क की तरक्की देखते हैं। ऐसे में दिल्ली की कूटनीति न किसी के समर्थन की है और न ही विरोध की। दिल्ली के लिए अमेरिका भी अहम है और मुस्लिम वर्ल्ड भी। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी ऐसे ज्वलंत मुद्दे के साथ जिसके हर पहलू से रूबरू होना आपके लिए जरूरी होगा। मुझे दीजिए इजाजत और निष्पक्ष खबरों और विश्लेषण के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।